हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू क्लास ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये आज फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग होता है टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो भी अकाउंटिंग की जाती है, जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, दोज ऑल कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो उस प्रोडक्ट को अब बना तो लिया है, लेकिन उसकी प्राइसिंग भी डिसाइड करनी है सो दैट कि आप उसको बेच पाओ। तो प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, और आपका प्रॉफिट जो आपका एम है वो प्रॉफिट भी आपको मिल सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आपको बताता है कि क्या मेथड है, क्या टेक्निक है जिससे कि कॉस्ट को निकाल सकें। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया है, अब उस बने हुए प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी ये कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, पहले तो हमें वो पता लगानी पड़ेगी। उसमें जितने भी खर्चे हुए हैं सभी खर्चों को जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें आपका प्रॉफिट कंटेंट ऐड करेंगे, तो जाके आपका कॉस्ट प्रोडक्ट का प्राइस निकल पाएगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग की ब्रांच है, मतलब मैनेजमेंट को चाहिए होता है, कॉस्ट देखनी होती है और प्रॉफिट उसमें ऐड करना होता है। तो इसलिए ये ब्रांच ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग है दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग अ कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही चीज़ है जो मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जानने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वही टेक्निक कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। It tracks, analyzes and reports all the expenses incurred by business to produce its goods or services। ये क्या करता है? ट्रैक करता है। ट्रैकिंग मतलब कौन कौन से खर्चे इस प्रोडक्ट के ऊपर हो रहे हैं, या अगर आप सर्विसेज देते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर कितना कितना एक्सपेंडिचर आपको बियर करना पड़ रहा है। तो इट ट्रैक्स मतलब पहले तो हम ढूंढेंगे कि आपने जो सर्विस दे रहे हैं या फिर आपने जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करी है उस प्रोडक्शन पे कौन कौन से खर्चे लगे हैं। लाइक आपका एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका लगा होगा लैंड की कॉस्ट, रेंट ऑफ फैक्ट्री, मशीनरी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर, मटेरियल्स, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट और दूसरे तरह तरह के खर्चे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम पहले ट्रैक करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब कि खर्चे जो लगे हैं वो सही मायने में जो लगे हैं वो एक्चुअल में ऑप्टिमम है, उतने ही लगने चाहिए या कम लगने चाहिए थे, हमने वेस्ट किया है। कई बार वेस्टिंग भी होती है जहाँ पे 2 लेबर नहीं चाहिए बट हमने 2 लेबर्स लगा रखी हैं। तो हम एनालाइजिंग करते हैं कि जो कॉस्ट लगी है वो सही लगी है या नहीं लगी है, एंड रिपोर्ट्स ऑल द एक्सपेंस इनकर्ड बाय बिजनेस टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, और उसको रिपोर्टिंग करना। तो इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो उसकी ट्रैकिंग करना, दूसरा उसको एनालाइज करना, एंड तीसरा रिपोर्ट करना। दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को निकाल पाओ। अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही नहीं निकाल पाओगे, आप सिर्फ बेच रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिट में काम कर रहे हो कि लॉस में काम कर रहे हो। अगर लॉस में काम कर रहे हो, अगर आपको पता चल जाए तो लॉस में काम कर रहे हो तो प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। हम वो चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे और रिड्यूस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे हम अपने आप को, अपनी प्रोसेस को, पॉलिसी को, ताकि हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। Make informed decisions about pricing and identify areas for cost reduction। I hope कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग कॉस्ट।
इस डेफिनेशन के अंदर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एलोब्रेट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ कही है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करना। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, हालांकि फिर से देख लेते हैं। इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी, लेबर की कॉस्ट कितनी लगी, ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर को ओवरहेड कहते हैं। सिंपली अभी आप ये ध्यान रखिए सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे जो भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उससे। ओवरहेड्स का मतलब मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आप समझे कि ओवरहेड जहाँ जहाँ भी आएगा उसका मतलब है खर्चे। एंड अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली नहीं लगती। लाइक आप अगर मैं बात करूँ मटेरियल की, तो मटेरियल प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट लगता है, तो हैंस हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पोज किया जाए वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। लेकिन जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पोज नहीं किया जाता वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम तो इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल देते हैं फैक्ट्री को। तो अगर कोई कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली नहीं लग रही है, ओवरऑल लग रही है पूरी फैक्ट्री के ऊपर, और बाद में आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका पार्ट तो होता ही है, उसका हिस्सा है। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए आपने सर्टेनली यूज़ किया है उसको, इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन उस सिंगल प्रोडक्ट पे कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है आपका, आपको ये पता नहीं होगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी इम्पोज नहीं किया है। तो हैंस ऐसी कॉस्ट जो इनडायरेक्ट होती हैं, जो कि कॉस्ट के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगती, लाइक रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की रेंट पूरी फैक्ट्री के लिए दिया जाता है, ना कि एक कॉस्ट की प्रोडक्शन के लिए जितना समय यूज़ हुआ उसके लिए। तो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करते हैं, लेबर को रिकॉर्ड करते हैं, और भी जितने तरह के खर्चे सबको रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग कॉस्ट। देखो हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? देखो अब बेसिकली कई तरीके हैं, कई बेसिस हैं जिनके बेस पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। लाइक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो अभी मैंने बता दिया। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली एलोकेट किया जा सके, और इनडायरेक्ट जिसको डायरेक्टली एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, लेबर। दूसरा तरीका है कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करने का कि कुछ कॉस्ट फिक्स होती है और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है, वेरिएट करती है। लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो रेंट ऑफ फैक्ट्री, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लो, चाहे आप 1 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप 100 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हो, फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा फिक्स कॉस्ट। कभी कभी कॉस्ट कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है, जैसे रॉ मटेरियल। अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो उसमें बहुत कम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होगा। वहीं आप 100 यूनिट की प्रोडक्शन करोगे तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा यूनिट्स होंगी उतने ज़्यादा रॉ मटेरियल आपके ज़्यादा लगेंगे। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है। आइए आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉस्ट आर ऑफन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज फिक्स कॉस्ट which remains constant regardless of production of volume, and variable cost which change with production volume. Allocating cost, allocating cost का मतलब होता है कॉस्ट को एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ के देखना। लाइक मैंने आपको बताया कि कुछ डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो तो आपको पता ही होता है कि एक प्रोडक्ट पे कितना डायरेक्ट कॉस्ट लगा है, लाइक मटेरियल वगैरह। लेकिन जो कॉस्ट इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं उनको एलोकेट करना पड़ेगा। लाइक मान लीजिए 1 महीने में बिजली का बिल आता है 10,000 और आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 100 यूनिट। तो अब 1 यूनिट पे कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है वो तो हम नहीं पता लगा सकते, एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, 10,000 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये आ जाता है हमारा 100। इसका मतलब ये हो गया ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट पे हम एलोकेशन मतलब ऑन एन एवरेज कॉस्ट निकालना। तो एक प्रोडक्ट पे 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। समटाइम कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइड अप टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ कभी कभी डायरेक्टली हम प्रोडक्ट से किसी कॉस्ट को अलाइन नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने बताया वो कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऑन एन एवरेज हम लेके प्रोडक्ट में अलाइन कर देते हैं। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग यूजेस डिफरेंट मेथड टू एलोकेट दीज इनडायरेक्ट कॉस्ट।
कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे मैंने एक मेथड आपको अभी बताया है एवरेज मेथड, जिसमें हम कॉस्ट का एवरेज ले लेते हैं, यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो ये एक मेथड हुआ। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके अंदर एलोकेशन करते हैं कॉस्ट की टू वेरियस कॉस्ट सब्जेक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस एंड डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। थर्ड है एनालाइजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को एनालाइज करना। ये भी चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन एलोकेशन के बाद उसको हम समझते हैं एक्चुअल में कि कितना रॉ मटेरियल इसके ऊपर लगा है और कितना लगना चाहिए था, कितने लेबर्स इसके ऊपर लगे हैं और कितने लगने चाहिए थे। इन चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। देखो, जब तक हम इन चीज़ों की एनालिसिस नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आ पाएगा कि जो हमने प्रोडक्शन किया है वो एफिशिएंटली किया है या वहाँ वेस्टेज भी हो रहा है। अगर वेस्टेज होगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि वेस्टेज है तो प्रॉफिट का लेवल, प्रॉफिट का जो आप अर्न करना चाहते हैं उससे कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि वेस्ट में चला जाएगा प्रॉफिट का पार्ट। तो हेंस कॉस्ट एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको डेफिनेशन की, डेफिनेशन में से मैंने निकाल के उसका एनालिसिस किया। देयर आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की रिपोर्टिंग, मतलब जब हम सारी चीज़ें निकाल ली तो अब मैनेजर्स बैठे हैं जिनको हमें रिपोर्ट देना है कि ये रिपोर्ट है कॉस्ट की, इसमें इतना आपका फिक्स कॉस्ट लगा है, इतना वेरिएबल कॉस्ट लगा है और इतना आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कॉस्टिंग। दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। वो मैंने आपको डेफिनेशन आपको क्लियर करा दी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। इन सिंपल वर्ड, इन वन लाइन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए जो भी आप काम करते हो वो सारी चीज़ें कहलाती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। वो सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। फोकस ऑफ इंटरनल डाटा, नेचर ऑफ कॉस्टिंग को समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, तो इसका जो फोकस होता है वो इंटरनल डेटा पे ही होता है। मतलब आप बाहरी डेटा से आपको मतलब नहीं होता है। इंटरनल डेटा मतलब वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो फर्म में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल, लेबर का इस्तेमाल। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सिर्फ इंटरनल डेटा पे फोकस्ड होता है, उसी डेटा को यूज़ करता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग एनालिसिस, ये पार्ट मैंने अभी पहले भी पढ़ा है, फिर से बता देता हूँ कि हम डेटा को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि जो कॉस्ट लगी है वो कितनी कॉस्ट लगी है और वो कॉस्ट जो हमने इनकर की है वो एज पर एजम्पशंस या एज पर हमारे बजट है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो और वो प्रोडक्ट जो आप बन के आ रहा है उसकी कॉस्ट ही इतनी है कि वो मार्केट में कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगी। उसको दूसरे मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स उसको कम कॉस्ट में बना पा रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा कॉस्ट में बना रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ या तो गलतियां कर रहे हो या आपको कुछ पता नहीं है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। ऐसे कंडीशन में आप मार्केट में नहीं चल पाओगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितनी एक बिजनेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। एक बिजनेस को रन करने के लिए सिर्फ कॉस्टिंग, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकाल लेना। तो आप कभी भी कोई बिजनेस करते हो, इन फ्यूचर भी आप कभी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उस कंपटीशन में कैसे एंटर करेगा। जब तक हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट पे नहीं बेचेंगे, सिंपल सा फंडा है बिजनेस को में आगे जाने का कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो और आपका रेट, प्राइस वो कम हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको भी नुकसान हो जाए। लेकिन आपको साथ के साथ कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनको कम रेट आ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स and analyzes all the cost related data. This involves identifying different cost types: direct cost, indirect cost, fixed and variable cost, tracking them over time and uncovering trends or patterns. नेक्स्ट जो नेचर है वो कॉस्ट असरटेनमेंट है। मैंने बताया था आपको कि दिस इज वन लाइन डेफिनेशन कि कॉस्ट को निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर फोकस यही है, इसी के अराउंड सारी एक्टिविटी घूमती रहती है। तो अ कोर एस्पेक्ट इज डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड्स और सर्विसेज।
दिस हेल्प्स विद सेटिंग अप प्राइसेस, इवेल्युएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर कॉस्ट रिडक्शन। ये सब आप चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बहुत जनरल चीज़ें हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो फिर ये चीज़ें आपको सिर्फ मेन हेडिंग्स याद रखनी है कि कॉस्ट एसेटेनमेंट एक हेडिंग है, इसके अंदर क्या लिखना है वो आपको पता है। तो दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर अभी हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं कि स्कोप क्या क्या है, मतलब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। कॉस्ट की प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट की बजटिंग करते हैं। बजटिंग मतलब आपको पता होता है कि हमें इस प्रोडक्शन पे या एक यूनिट के प्रोडक्शन पे इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। अगर हो रहा है तो इसका मतलब गलती हो रही है। एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनको पता होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से पता होता है कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में, लाइक कोका कोला को बनाने में 2 रुपये की कॉस्ट आती है, और ये ट्रुथ है। कोका कोला की जो कंपनी है वो 2 रुपये में आपको बना के देती है, लेकिन वो मार्केट में आते आते 20 रुपये हो जाता है। लेकिन ये जो 2 रुपये का एस्टिमेट है ये पहले कंपनी ने लगाया होगा, या वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, उनको पता होगा इसमें ये मटेरियल इतने रुपए का यूज़ होगा, तो पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी कोका कोला की वो 2 रुपये आ जाएगी। 2 रुपये में हमारा कोक बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है बजटिंग एंड प्लानिंग, कॉस्ट की प्लानिंग करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स क्रिएट बजट्स एंड फोरकास्ट फॉर फ्यूचर एक्सपेंस। दिस अलाउ बिजनेस टू प्लान फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड एंटिसिपेट पोटेंशियल कॉस्ट चेंजेस। फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें इस कॉस्ट पे, इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे लगेंगे। तो ये चीज़ हमें पहले से ही पता हो जाती है। एंड दिस अलाउ बिजनेस टू प्लान रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन भी प्लान कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आपने प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना सीख लिया तो आप पूरी कंपनी को ही रन कर सकते हो। ये इतनी क्रिटिकल और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कॉस्टिंग से ही हमें पता चलती है कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना हमें स्पेस चाहिए, कितना रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इस प्रोडक्शन के लिए। सारी चीज़, बिजनेस की हर एक्टिविटी रन करती है कॉस्टिंग के अराउंड, और कॉस्टिंग के अलावा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्रिटिकल ये है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत क्रिटिकल चीज़ है। फाइनेंशियल अकाउंट ज़रूरी है आपका प्रॉफिट लॉस को मेजर करने के लिए, लेकिन कॉस्ट अकाउंट किसी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब आप पीछे के डेटा को कंपेयर करते हो आपके एक्चुअल डेटा से। आपने जो बजट बनाया था उससे कंपेयर करके देखते हो, और वहाँ से आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलता है कि जो बजट है, बजट से आप कितना वेरिएट कर रहे हो, ऊपर या नीचे। वेरिएट का मतलब यही है, या तो आप ऊपर जा रहे होते या तो आप नीचे जा रहे हो। तो बजट से आप कितना वेरिएट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड योर परफॉर्मेंस। अगर आप बजट के अंदर हो या बजट तक हो देन इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप बजट से ऊपर एक्सीड कर रहे हो, इट मीन्स कि आप कुछ गलती कर रहे हो, या तो फिर आपका बजट आपने गलत बनाया। दोनों में से एक चीज़ को फिर आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होंगे। लास्ट है डिसीजन मेकिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसके बेसिस पे मैनेजर्स क्या करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं किस रिगार्डिंग। एक तो प्राइसिंग के रिगार्डिंग कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। देखो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार नॉर्मल लेमैन के लिए तो दोनों एक ही चीज़ें हैं कि कॉस्ट का कंट्रोल करना या कॉस्ट का रिडक्शन करना, बट ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि मैंने कुछ बजट बनाया कि एक चीज़ की प्रोडक्शन पे 10 रुपये खर्च हो। अब मैं क्या करूँगा कि अब उसकी प्रोडक्शन जब एक्चुअल में चालू होगी तो मैं कॉस्ट को कंट्रोल करूँगा कि 10 रुपये से ऊपर ना जाए कॉस्ट। तो ये कहलाता है कंट्रोलिंग। मैंने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट लग रही थी उसमें परमानेंट रिडक्शन कर लिया आपने, कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर दिया
जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो अब कम होने लग गई। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज वेयर वेस्ट और इनएफिशिएंसी बाय एनालाइजिंग कॉस्ट बिहेवियर। बिजनेस कैन इम्प्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स एंड इम्प्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी। स्कोप में नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको कितना इन्वेंट्री देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका किचन। घर की लेडी जो होती है वो सबसे अच्छे तरीके से जानती है कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है। किचन में बहुत तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। कुछ कंज्यूमेबल्स होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब नहीं होती हैं। तो जो एक घर की लेडी होती है वो क्या करती है, ऐसी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट करती है। ख़रीदारी इतनी ही करेगी, वो सारा ख़रीदारी एक साथ नहीं करती। अब देखोगे कि पूरे एक महीने की चीज़ें एक साथ नहीं खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों का नेचर ऐसा कि जो ख़राब होने वाला है। आटा, चावल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब नहीं होती, जैसे गरम मसाले हो गए, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब नहीं होंगी। तो इनकी प्रोक्योरमेंट एक बार ही कर लेते हैं, 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब होने वाली, उनकी प्रोक्योरमेंट एक साथ नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देना कि राशन ख़त्म होने से कुछ दिन पहले ही आपको ऑर्डर आ जाएगा कि नया राशन परचेज़ करके लाना, या इवन हर संडे ऑर्डर मिल जाता होगा आप लोगों को कि जाके राशन लेके आओ। क्यों होता है ऐसा? रीज़न यही है कि आप राशन जो है, जो ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, डेटोरिएट होती हैं टाइम के साथ, उनको आप एक साथ बहुत सारा प्रोक्योर करके, बहुत सारा परचेज़ करके नहीं रख सकते हो, ख़राब हो जाएंगी, फिर आपको लॉस होगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे बेस्ट अगर सीखना है तो आप घर की लेडी जो किचन चलाती है, जो किचन में काम करती है, उनसे सीख सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। कॉस्ट अकाउंटेंट को भी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। कौन सी इन्वेंट्री कितनी मात्रा में लाएं? देखो, ऐसा हो सकता है कि आप इन्वेंट्री ख़त्म होने के बाद ऑर्डर करो। अगर आप इन्वेंट्री ख़त्म होने के बाद ऑर्डर करते हो तो क्या दिक्कत आएगी? आप सोचो, आपकी मशीन खाली हो जाएंगी। जब तक प्रोक्योरमेंट में टाइम लगेगा, परचेजिंग में टाइम लगेगा, तो उतने टाइम के लिए आपकी मशीन खाली बैठेंगी, आपके लेबर खाली बैठेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फालतू वेस्ट होगी। तो ये वेस्टेज है, जिस वेस्टेज की वजह से आपको कितना नुकसान हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एक बिजनेसमैन को कितना नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप सोचिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप इतनी इन्वेंट्री अपने पास रखें और कितनी इन्वेंट्री को लिए आगे मार्केट में ऑर्डर करते हैं पहले ही इन एडवांस, सो दैट आपको शॉर्टेज ना पड़े, ना ओवर हो। इन्वेंट्री ओवर भी होगी तो भी दिक्कत है, फिर रख रखाव में दिक्कत होगी, कहाँ रखोगे, कितना स्पेस फिर आप रेंट पे लोगे, वो भी वेस्टेज है। तो इस तरह से प्लानिंग करते हो कि इतनी ही इन्वेंट्री मैं परचेज़ करूं ताकि उसके रख रखाव में भी दिक्कत ना आए, दूसरा ख़त्म भी ना हो, टाइमली अवेलेबल भी हो जाए, और तीसरा इतनी इन्वेंट्री पे नई इन्वेंट्री की ऑर्डर कर दो जितना टाइम परचेजिंग में लगेगा उतने दिन की इन्वेंट्री आप रख के चलो। को पता है 10 दिन बाद अगर अभी ऑर्डर दे दिया जाए तो 10 दिन बाद ही वो प्रोडक्ट आएगा, तो फिर आप क्यों नहीं अभी से ही ऑर्डर दे के रखो, क्यों एट अ टाइम हम ऑर्डर दें। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एन ऑनलाइन रिटेलर यूजेस कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा टू ट्रैक इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को रखने के खर्चे। इन्वेंट्री को क्या क्या रखने के खर्चे होते हैं, आप एक तो गोडाउन लेंगे, उसकी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वहाँ पे, उसकी कॉस्ट, वहाँ पे किसी को बिठाएंगे, उसकी सैलरी, एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब एक बार में कितना ऑर्डर दें, सो दैट ओवर भी ना हो, सो दैट शॉर्टेज भी ना हो। दिस हेल्प्स देम अवॉइड स्टॉक आउट की कंडीशन ना आए, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। वाइल मिनिमाइजिंग अननेसेसरी स्टोरेज कॉस्ट, और अननेसेसरी स्टोरेज कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस चल पाता है अच्छी तरीके से और मार्केट में कंपटीशन को लड़ पाता है। तो अगर आप एक्चुअल में भी अगर आप कभी इन फ्यूचर बिजनेस करने जाते हैं तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिए। तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि फिर आप ज़रूर सक्सेस होंगे।
नाउ कॉस्टिंग मेथड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कॉस्टिंग मेथड्स हैं। सबसे पहला कॉस्टिंग मेथड है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? कंपनी विद जॉब कॉस्टिंग मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी कार सर्विसिंग कराई हो या फिर बाइक स्कूटी सर्विसिंग कराई हो, तो आप देखते हैं जब आप दे के आते हैं स्कूटी या बाइक, तो एक जॉब शीट बनती है। जॉब शीट में आपकी गाड़ी की कंडीशन वगैरह लिख देते हैं और फर्दर जो उसके ऊपर एक्सपेंस होगा वो बाद में नोट करते रहते हैं कि ये चीज़ें लगी, ऑयल लगा, इसमें ग्रीस लगा, इसमें फ़िल्टर चेंज हुआ, स्पार्क प्लग चेंज हुआ, वो सारी चीज़ें उस पर नोट करते हैं। तो ये एग्जांपल है जॉब कॉस्टिंग का। तो जॉब कॉस्टिंग किस कंडीशन में लगाई जा सकती है आप समझ पा रहे हैं? जिसमें प्रोडक्ट पे डायरेक्ट खर्चा जो होता है उसको ईजिली एलोकेट किया जा सके। A company with multiple production line might use job costing for customized furniture project and process costing for mass produced chair. लाइक इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर कस्टमाइज्ड फर्नीचर की शॉप है तो वहाँ पे आप जॉब कॉस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्नीचर की प्रोडक्शन बैच में हो रही है तो फिर वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ होता है। दिस एंश्योर एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। इस तरह से फिर आप क्या होता है कि इस तरह से आप नेचर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आप कॉस्ट को ईजिली एलोकेट कर पाते हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कार की मैंने आपको बताया अगर कार की सर्विसिंग कराते हो वहाँ जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है, लेकिन अगर आप देखोगे कोका कोला की प्रोडक्शन वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग यूज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप जॉब कॉस्टिंग कैसे यूज़ करोगे? एक एक बॉटल पे आप क्या डिटरमाइन करने बैठोगे कि कितनी कितनी कॉस्ट इस पर लगी है? बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं। या कई बार ये प्रोडक्शन बैच में भी होती है, तो फिर हम बैच में भी बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स हैं। नाउ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट कितनी तरह की होती है मैंने आपको अभी बताया था कि 2 तरह की कॉस्ट मैंने बता दी थी, लेकिन हम सभी तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। पहला है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, ओवर द टाइम चेंज नहीं होती। शॉर्ट टर्म में तो नहीं होती, कम से कम लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो कॉस्ट चेंज नहीं होती वो फिक्स रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट इसके लिए कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं है। तो मैं एग्जांपल दूं, रेंट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का जो रेंट है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो, चाहे आप उसको खाली छोड़ दो, बट वो कॉस्ट फिक्स रहेगी। आप देखना कि जो रेंट अगर 10,000 है तो मकान मालिक आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो आप अब की बार रेंट कम दे दो, या आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया है या आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया तो अब रेंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं बोलता। वो कभी भी एक बार फिक्स रेंट बता देता है और आपको उतनी ही रेंट की पेमेंट करनी होती है। तो दिस इज वेरी सिंपल। फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का लेवल इसके लिए इररिस्पेक्टिव है, मतलब इररिलेवेंट है। इसको मतलब नहीं होता कि आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरी एग्जांपल्स और भी दे सकता हूँ मैं, जैसे सैलरी है। लेबर को सैलरी जो पेमेंट करते हो वो फिक्स होती है, मोस्टली फिक्स होती है। मैं वेरिएबल जो मतलब पीस रेट पे काम करते हैं उन लेबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लेबर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑफिसेज में काम होता है, जैसे फैक्ट्री में भी काम होता है, तो वहाँ पे लेबर मोस्टली फिक्स होती है कि आपको इतनी मंथली सैलरी मिलेगी, चाहे ऑफिस में कितना भी काम हो चाहे ना हो। तो रिमेन्स फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट एंड कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन पर यूनिट बेसिस। बट ये चेंज होती है पर यूनिट के बेसिस पे। पर यूनिट के बेसिस पे कैसे चेंज होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि एक फैक्ट्री का रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी है 10,000, ये फिक्स हो गई। चलो अब मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी आप हटा दो क्योंकि वो फिक्स नेचर की नहीं है। मान लो रेंट है फैक्ट्री का, जो रेंट है वो 10,000 है, आपने 100 यूनिट की प्रोडक्शन करी। तो अगर मैं एलोकेशन की बात करूंगा कि एक यूनिट पे कितना रेंट इस्तेमाल हुआ फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट निकालने के पर्पज से अगर मैं ये डिटरमाइन करना चाहूँगा तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100 यूनिट्स वो होता है 100 रुपये। तो एक यूनिट की प्रोडक्शन पे 100 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि रेंट फिक्स है लेकिन हम इसको पर यूनिट तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन पर यूनिट ये चेंज होता रहता है। जैसे मान लो कि अब इस महीने आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, लेकिन रेंट तो फिक्स है 10,000। अब अगर आप पर यूनिट निकालोगे रेंट
तो पर यूनिट रेंट कितना निकलेगा, मात्र 10 रुपीज़। तो पिछले महीने 100 रुपये था, इस महीने 10 रुपये, इसी तरह से अगले महीने हो सकता है कुछ और आ जाए। तो ये पर यूनिट चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरिएट करती है विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोडक्शन के घटने पे वेरिएबल कॉस्ट घट जाती है। लाइक मैं एग्जांपल लूँ रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतनी लगेंगे। जहाँ पे आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे आपका जैसे कंज्यूमेबल आइटम है, ऑयल्स है, ग्रीस है, ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी। तो जैसे सेल्स कमीशन हो गया, सेल्स कमीशन क्या है? सेल्स कमीशन भी इसी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि आपकी सेल होगी तो कमीशन लगेगा, सेल नहीं होगी तो कमीशन नहीं लगेगा। प्रोडक्शन सप्लाईज वही रॉ मटेरियल एक्सेट्रा हो गया। इसके बाद डायरेक्ट लेबर्स हो गए। डायरेक्ट लेबर्स वो लेबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए आते हैं, पीस रेट लेबर्स समझो। या फिर जैसे आपने कोई प्रोक्योरमेंट करी है, परचेजिंग करी है, उस टाइम पे जो लेबर्स लगते हैं वो डायरेक्ट लेबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो आप परचेजिंग करेंगे तो डायरेक्ट लेबर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। एनर्जी का कंजम्पशन हो गया। एनर्जी का कंजम्पशन वेरिएट करता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी आप कम प्रोडक्शन करोगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जिसमें कैश का आउटले मतलब कैश आपके पॉकेट से नहीं जाता है। कॉस्ट होती है बट कैश आपके पॉकेट से जाएगा ही नहीं। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जो होती तो है बट हमें दिखाई नहीं देती? मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर कभी गाड़ी वगैरह परचेज करी होगी, लाइक कार आपने परचेज करी है 5 लाख की, आप अगर देखोगे ना तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू कम होती है लेकिन कैश आपके पॉकेट से नहीं जाता। जब आप बेचने जाओगे तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कम है। तो ऐसी कॉस्ट जो कि जिसमें कैश हमारी पॉकेट से नहीं जाता है बट वो हमारे ऊपर लगती है, वो कहलाती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट है कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप किसी मशीनरी या किसी असेट्स की परचेज करने पे खर्च करते हैं। कोई भी मशीनरी आप परचेज करते हैं तो जो खर्चा उसके ऊपर होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। ये बड़ी कॉस्ट होती है और ये कॉस्ट जो होती है वो एक टाइम बियर की जाती है। मतलब आप हर दिन तो मशीनरी खरीदने जाओगे नहीं, मशीनरी एक बार खरीदी जाती है और मशीनरी के खरीदने पे एक बड़ी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो इनिशियली रिकॉर्डेड एज असेट्स, ये कॉस्ट जो होती है वो शुरुआत में एज असेट्स रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आप कोई मशीनरी खरीदते हो, कोई प्लांट खरीदते हो, कोई इक्विपमेंट खरीदते हो तो आप उसको अपनी बैलेंस शीट में एज एन असेट्स दिखाते हो। लेकिन ओवर द पीरियड आप उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। कैसे आप मशीनरी को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो, मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग में ऐसे वेज हैं, ऐसे तरीकेज हैं जिसके बेसिस पे आप कैपिटलाइज्ड कॉस्ट को पहले असेट्स में दिखाते हो, बाद में उसको एक्सपेंस में दिखाते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब कोई भी मशीनरीज है तो उस मशीनरी का जैसे जैसे इस्तेमाल होता है वैसे वैसे उसकी कॉस्ट कम होती जाती है। जितनी कॉस्ट कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मान लो अगर मैंने कोई मशीनरी 10 लाख की खरीदी और अगले साल वो मशीनरी की वैल्यू मार्केट में 9 लाख हो जाती है, तो इसका मतलब वो मशीनरी का इस्तेमाल मैंने 1 साल में कितना किया है? मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी का इस्तेमाल किया। तो जो 1 लाख रुपए ये डेप्रिसिएशन कहलाता है और इस डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा। मतलब मैं अपनी इनकम में से घटाऊंगा, खर्चा बुक करूंगा। तो दिस इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट है कॉस्ट यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में भी लोगों को दिक्कत होती है। ये कॉस्ट यूनिट क्या होती है? ऐसी यूनिट होती है, एक यूनिट होती है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप कॉस्ट को एलोकेट करते हो। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग वाला है, फैक्ट्री है जिसमें साइकिल बनती है। तो उस साइकिल को बनाने के में जो भी खर्चा होगा, तो साइकिल जो है वो बेसिकली कॉस्ट यूनिट कहलाएगी और जो भी खर्चे होंगे हम साइकिल के ऊपर मेजर करेंगे कि पर साइकिल कितना खर्चा होगा। इसी तरह से कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है कॉस्ट यूनिट। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट में कितना कमीशन जाता है, तो वो एक कॉस्ट यूनिट है जिससे कॉस्ट को असाइन करते हैं, जिस पे कॉस्ट असाइन होती है। सर्विस यूनिट है तो सर्विस यूनिट पे कितना कॉस्ट आपका लगा, तो सर्विस यूनिट क्या कहलाएगी? कॉस्ट यूनिट कहलाएगी। कॉस्ट यूनिट हो जाती है बेसिकली।
नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर है लोकेशन, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन। जिस चीज़ के लिए कॉस्ट आप निकालने जा रहे हैं वो कहलाता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट का सेंटर बेसिकली जितनी भी कॉस्ट होंगी वो उस पर इम्पोज की जाएगी। नेक्स्ट है पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। पर्सन की कॉस्टिंग करते हो या ग्रुप ऑफ पर्सन्स की कॉस्टिंग करते हो। लाइक लेबर है तो लेबर की कॉस्टिंग आप कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप निकाल रहे हो कि लेबर पे कितना खर्चा हो रहा है, तो ये कहलाता है हमारा पर्सनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। मैंने पहले भी बता दिया था कि कॉस्ट कंट्रोल का क्या मीनिंग है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को बजट के अंदर ही रखना, मतलब बजट से एक्सीड ना करे। तो बजट से अगर एक्सीड करा हो तो बजट कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल, और यहाँ पे एक और टर्म है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में डिफरेंस आप समझ लेना, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट पे सिर्फ कंट्रोल लगाना ताकि वो आपके एस्टिमेटेड बजट्स को एक्सीड ना कर पाए। लेकिन वहीं कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है परमानेंट कटिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को परमानेंटली कट करके रिड्यूस कर देते। लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताऊं जियो का, तो जियो से पहले अगर आप इंटरनेट की कॉस्टिंग देखोगे तो बहुत हैवी थी, लेकिन जैसे जियो आया तो उसने क्या किया, कॉस्ट की रिडक्शन कर दी। उनका कुछ बैंडविड्थ होता है, कुछ जियो ने वो ख़रीदा था, तो उसकी वजह से उसने इतनी कम कॉस्ट पे इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया कि बाकियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी थी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर कॉस्ट कंट्रोल कर ली थी जियो ने, जिसकी वजह से वो आज मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। अब देख लो, एक छोटी सी चीज़ की वजह से भी मार्केट में आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे ला सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें पैसों की पेमेंट इन्वॉल्व होती है, मतलब ऐसी हर कॉस्ट जिसमें पैसे जाते हैं आपके, वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसमें पैसे नहीं जाते, तो मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, नॉशनल कॉस्ट कहते हैं उनको, जिसमें पैसे नहीं जाते। जैसे आपकी खुद की ज़मीन है तो रेंट आपका नहीं जाएगा, आपने कोई मशीनरी खरीद रखी है तो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आपकी पॉकेट से नहीं जाएगी, उस मशीनरी में से ही डिडक्ट होती रहती है। आप खुद को भी बिजनेस में लगा रहे हो तो आप खुद को सैलरी नहीं देते, तो इन सब केसेस में कॉस्ट लगती है, लेकिन आपको आपके पॉकेट से पैसा बाहर नहीं जाता है। लेकिन ऐसी कॉस्ट जिसमें पॉकेट से पैसा बाहर जाए वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। लाइक वेजेस की पेमेंट करते हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की पेमेंट करते हो, और दूसरे किसी भी खर्चे की पेमेंट करते हो, रेंट की पेमेंट करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करने की पेमेंट करते हो, तो दीज आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देयर आफ्टर संक कॉस्ट। संक कॉस्ट कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है हिस्ट्री कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं इसको। तो संक कॉस्ट जो वैसी कॉस्ट है जो पास्ट में आपने इनकर करी है, जो पास्ट में आपको हुई है, ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में आपको हुई है वो कहलाती है संक कॉस्ट। एंड दिस इज इररेलेवेंट कॉस्ट। ये इररेलेवेंट कॉस्ट क्यों, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने 5 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी और अब मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो जो मशीनरी मैंने 5 साल खरीदी वो तो मेरे लिए संक कॉस्ट है, क्योंकि मैंने आज तो खरीदी नहीं है, उसको 5 साल पहले खरीद रखी है। तो आज के लिए, आज डिसीजन लेने के लिए वो कॉस्ट जो होगी वो मेरे लिए इररेलेवेंट होगी, उस पर तो मेरे को खर्चा करना ही नहीं है, उसके बारे में तो मैं सोचूंगा नहीं, उसको तो एज इट इज़ उठा के लाना है बस। तो जो अब मैं कॉस्ट करूँगा, जो मैं अब मैं चीज़ों पे खर्चे करूँगा, बस वही कॉस्ट मैं कंसीडर करूँगा। जो मैं कॉस्टिंग में पहले ही खर्चा कर चुका हूँ उन कॉस्ट पे मैं अब कंसीडरेशन नहीं करूँगा। तो ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में बियर हुई है, जो पास्ट में इनकर हुई है, वो कहलाती है संक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब एक आपके पास 2 रास्ते हैं आप, लेकिन एक ही रास्ता चूज कर सकते हो, तो जो दूसरे रास्ते को छोड़ने की कॉस्ट है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक आपको अगर जॉब करना है और आपके पास बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटी है, तो जो बिजनेस को छोड़ने की कॉस्ट है वो कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट। ये रेलेवेंट कॉस्ट होती है और इसकी डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। लाइक इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि या तो आप 1 घंटे पढ़ाई कर लो या फिर 2 घंटे एपिसोड देख लो, तो दोनों में से आप कोई एक काम कर सकते हो। तो अगर आपने चूज़ किया है
कि 2 घंटे में एपिसोड देखूंगा, तो जो पढ़ाई ना करने की वजह से आपको नुकसान होगा वो कहलाएगा आपको एपिसोड देखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मूवी देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट होता है किसी मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो रॉ मटेरियल से आप बनाते हो फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जाने में आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे कहलाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चे लगेंगे वो सारे कहलाएंगे कन्वर्जन कॉस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने में कॉस्ट आती है। लाइक आपको अगर फ्रेंड भी बनाना हो कोई, तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्टिंग होती है, वहाँ पे भी आपको उसके ऊपर खर्चा करना होता है, उसको पार्टी देनी होती है, उसको घुमाने ले जाना पड़ता है, तो वो कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। आई होप ये क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होती है? देखो, कॉस्टिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, किसी प्रोडक्ट की प्राइस को, किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को असर्टेन करना, उसकी डिटरमाइन करना, उसको कैलकुलेट करना। तो अब वहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए, लेकिन ये मेथड्स डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्शन पे, कि किस तरह का आपका प्रोडक्शन का नेचर है। लाइक अगर आपका नेचर प्रोडक्शन इस तरह से है कि आप एक यूनिट को बनाते हैं पहले, तो वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर आप कभी अगर कार सर्विसिंग कराने गए होंगे तो आपको एक जॉब कार्ड वहाँ पे बनता है। आपने देखा होगा कि जॉब कार्ड पे सारी स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद जो भी खर्चे आते हैं, वहाँ पे जो सर्विस एडवाइज़र होता है वो उन खर्चों को यहाँ पे नोट करता जाता है और वहाँ पे यहाँ पे उसका प्राइस लिखता जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, आप कोई सी कार लेके गए, दूसरा कोई और सी कार लेके आया, तीसरा कोई और सी कार लेके आया, तो हेंस यहाँ पे क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग तरह के उनके स्पेसिफिकेशंस हैं, और हर कस्टमर को अपने हिसाब से उसमें काम करवाना है, तो इसीलिए यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक बार इसको मैं पढ़ के बता दूं। आइडियल फॉर बिजनेस दैट प्रोड्यूस यूनिक आइटम्स और कंप्लीट टास्क विद स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट। यूनिक आइटम बनाते हैं या फिर एक काम को कंप्लीट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक एक मान लो कि एक चेयर बनाने की कोई कंपनी है जहाँ पे वो आपके एक चेयर को कस्टमाइज़ करते हैं, या फिर आप कार मॉडिफिकेशन वालों को ले लो, या बाइक में जो कस्टमाइजेशंस करते हैं, बाइक को मॉडिफाई करके एकदम आपकी स्पोर्टी बाइक बना देंगे, तो वो लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए। तो एप्लीकेबल फॉर कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर यूनिट्स आर आइडेंटिकल, जहाँ पे यूनिट भी आइडेंटिकल होती है। मान लो ये प्रोडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको घी का प्रोडक्शन होगा, तो सारी यूनिट सेम है, तो इसलिए इनकी जो भी प्रोडक्शन की जाएगी वो कॉस्ट जो डिटरमाइन किया जाएगा वो किया जाएगा अपना प्रोसेस कॉस्टिंग के बेस पे। बैच कॉस्टिंग आप देख सकते हैं पीछे इमेज में। बैच कॉस्टिंग जहाँ पे प्रोडक्शन बैच में होती है, एक बैच में प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे बैच कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर दवाइयाँ जहाँ जो बनाती है, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी ये इस्तेमाल करती है, क्योंकि जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग है वो बैच में होती है, वो सिंगल नहीं होती। पहले केमिकल तैयार किया जाता है, या जो भी मेडिसिन है, जो भी फार्मूले, वो सब के थ्रू एक उसको साइंटिस्ट उसका एक वो बना के देगा मटेरियल, और उस मटेरियल को बाद में आप फिल करते हो। तो ये सारा काम बैच में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जाता है वो बैच कॉस्टिंग का मेथड यूज़ किया जाता है। सिमिलर टू प्रोसेस कॉस्टिंग बट प्रोडक्शन हैपेंड इन डिस्टिंक्ट बैचेस, अलग अलग बैच में प्रोडक्शन होता है इसमें। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर ईच बैच एंड देन एवरेज पर यूनिट विद इन दैट बैच। पहले एक बैच के लिए कॉस्ट को निकाला जाता है, फिर उसमें एक बैच में कितने यूनिट्स हैं उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग भी कहते हैं। ये एक्टिविटी के बेस पे होती है। मतलब क्या है कहने का मतलब, मान लो
कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें लाइक, या मान लो कोई सर्विसिंग कंपनी है, वो क्या करती है, प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक कराती है, एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिक होती है प्रोडक्ट की। तो अब वहाँ पे एक सर्विस डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक, और भी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट भी। लेकिन जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उस कंपनी का, वो ज़्यादा सर्विसेज देती है इस सर्विस को कंप्लीट कराने में। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो ज़्यादा एलोकेट होगी इस प्रोडक्ट के ऊपर, रेदर देन कलेक्शन कॉस्ट, रेदर देन दूसरी तरह की कॉस्ट। क्योंकि इस जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो लॉजिस्टिक की सर्विसेज दे रहा है एक्टिविटी के हिसाब से। मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब जो कॉस्टिंग हम एक्टिविटी के बेस पे हम निकालते हैं। यह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सर्विस डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, और वहाँ पे प्रोडक्शन होता रहता है रेगुलरली। अब वहाँ पे मशीनरीज हैं और वो मशीनरी लगातार ख़राब होती रहती हैं, लेकिन वो जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो मशीनरी की रिपेयर का काम भी करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का भी काम करता है, वो प्लम्बर का भी काम करता है, ओवरऑल कंपनी के मेंटेनेंस को देखता है। लेकिन ज़्यादा काम उसने मशीनरी की सर्विसिंग पे किया है। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो ओवरऑल फैक्ट्री के लिए इनकर की जाती है। लेकिन जब उसको हम एलोकेट करेंगे, क्योंकि इसने मशीनरी की भी रिपेयर के लिए हमने इस डिपार्टमेंट का यूज़ किया है, तो जो हम उसका एलोकेशन करेंगे वो एलोकेशन करेंगे बेस्ड ऑन एक्टिविटी के उसने कितनी सर्विस दी है। उसने एक बार सर्विस दी है, उसने 20 बार सर्विस दी है, या उसने 100 बार सर्विस दी है, उस चीज़ को मेज़र करके उस हिसाब से हम कॉस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की मशीनरी पे ज़्यादा, मतलब एक मशीनरी ज़्यादा चलती है, दूसरी मशीनरी कम चलती है। तो जो उस मशीन से प्रोडक्ट होगा उस पर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली आवर्स के बेसिस पे हम इसको एलोकेट कर देंगे कि अगर मशीनरी ज़्यादा घंटे कौन सी मशीनरी चली है उसके हिसाब से उस पर एलोकेशन। तो जो कॉस्ट एक्टिविटी के बेस पे होती है वो कहलाती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो दिस इज़ मोर डिटेल्ड अप्रोच, ये बहुत ही डिटेल्ड अप्रोच है, दैट असाइन इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज दैट ड्राइव दोज कॉस्ट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले से हम बता देते हैं कि एक प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल इतने रुपए का लगेगा। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको पता होता है कि एक यूनिट अगर इस तरह का प्रोडक्ट बनता है उसमें एक यूनिट पे रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसकी एक यूनिट पे लेबर कितने लगेंगे, उसकी एक यूनिट पे और दूसरे तरह के खर्चे कितने कितने के लगेंगे। तो वो पहले से ही एक कॉस्टिंग दे देते हैं बना के। उस कॉस्टिंग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं, या बजट भी कह सकते हो आप। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब एक्चुअल कॉस्टिंग आती है। तो हम कंपैरिजन करते हैं और अपनी गलतियों को देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड है उससे एक्चुअल कॉस्ट कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है। अगर जा रहा है तो दोनों ही कंडीशंस में आपको देखना पड़ेगा कि क्यों जा रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्री डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले से ही बता देता है कि इसको प्रोड्यूस करने की कितनी कॉस्ट होगी। अ यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड एजम्पशंस, पुराने डेटा या एजम्पशंस के बेसिस पे आपको पहले ही मेज़र करके बता दिया जाता है कि इसमें इतनी कॉस्ट आने वाली है। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली एलोकेट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट फोकस ऑन वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन वॉल्यूम से एसोसिएट होती है, ये ज़्यादातर वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या होता है, वो रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली इंपोज किया जाता है। अगर एक यूनिट बनाओगे तो एक ही यूनिट का रॉ मटेरियल लगेगा, 2 यूनिट बनाओगे तो 2 यूनिट का। और डायरेक्ट लेबर भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो होती है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर आप रखते हो वो लेबर प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे लेबर की कॉस्ट आप डायरेक्टली इंपोज कर सकते हो कि भाई ये वाला लेबर ने ये प्रोडक्शन, इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करी तो इस लेबर की कॉस्ट डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के साथ अलाइन हो जाएगी।
दूसरा, फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग पीरियड दे अकर। फिक्स कॉस्ट को हम एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं और इसको हम एक अकाउंटिंग ईयर में ही एज अ एक्सपेंस बुक करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब होता है एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है उसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट हमने बनाया तो उस पर जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 10 रुपये, लेकिन अगर 1 से 2 प्रोडक्ट बनाएंगे तो हो सकता है उस पर कॉस्ट कम आए। और ये प्रैक्टिकल है कि जो नए प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, एक एडिशनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उस पर कॉस्ट कम आती ही आती है। तो ये कहलाती है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑन द टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मतलब एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने से क्या फ़र्क पड़ेगा कॉस्ट पे और रेवेन्यू पे। तो अगर देखो कई बार कॉस्ट बढ़ जाती है एक एडिशनल प्रोडक्ट के बनाने से, तो वहाँ पे एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम रोक देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का यही बेनिफिट है। यहीं से आपको पता चलता है कि आपको इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए या इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि इससे ऊपर प्रोडक्शन करने पे हमें नुकसान है तो हम फिर वहाँ तक प्रोडक्शन करते हैं, उसके आगे नहीं जाते। फोकसेस ऑन मार्जिनल कॉस्ट द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 मोर यूनिट। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लैंड का और दूसरा है इक्विपमेंट का, ये चीज़ें तो फिक्स रहती हैं। तो अगर हम एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो इन चीज़ों से हमें मतलब ये चीज़ें हमें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, हर यूनिट के लिए थोड़ी खरीदनी पड़ेंगी, हर यूनिट के लिए फैक्ट्री रेंट पे थोड़ी लेना पड़ेगा। एक बार जो फैक्ट्री रेंट पे ले ली तो फिर वो आप चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे 2 यूनिट प्रोड्यूस करो, वही फैक्ट्री रहेगी। इसी तरह से जो इक्विपमेंट्स हैं आपके पास वो भी वही रहेंगे, आपके चेंज नहीं होते। दूसरा है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है? देखो आपने सारी अकाउंटिंग कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासिफिकेशन एनालिसिस कर लिया और लास्ट में आपने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन जो कॉस्टिंग का डेटा आपने बनाया है वो कितना रिलायबल है, वो रिलायबल है भी या नहीं, या वो एक्यूरेट है भी या नहीं, इस चीज़ को कौन देखेगा? इस चीज़ को देखने वाला कहलाता है कॉस्ट ऑडिटर। आपकी अकाउंटिंग की ऑडिटिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है डेटा का, जो डेटा आपने लिया है वो डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताता है कॉस्ट ऑडिटर। तो कॉस्ट ऑडिटिंग क्या है? कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक इंडिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड का एंड प्रैक्टिस। इट गोज बियॉन्ड द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्मिंग इन रेगुलर ऑडिट। Here's a closer look at a cost audit entails.